ठीक है, तो ये स्ट्राउस रूल करके हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन ये था अपना। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्या है। यूज ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली बहुत सारे काम है इसके एप्लीकेशन से। तीन चीजें यहाँ पे देखेंगे, ये सारी चीजें हमने क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर उसके वर्टिसेस एक्स वाई जेड या ए बी सी से बने हुए हो, किससे बने हुए हो, एक्स वाई जेड या ए बी सी से बने हुए हो। अगर कोई ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो उस ट्रायंगल के एरिया डिटरमिनेंट यूज करके निकाल सकते हैं, इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें तो उस ट्रायंगल की एरिया निकल जाएगी। ठीक है, इसी चीज को हमने वहां पे भी देखा हुआ था सॉल्व करने के लिए कि क्या करते थे, नीचे x1 y1 लिख लेते थे और इसको ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्लस कर लेते थे, फिर क्रॉस करके माइनस कर देते थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका वही बन जाएगा जो इससे बनेगा। इसी तरीके से कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन कंकरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीन लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रही है। क्या कर रही है, तीन लाइन एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, L1 L2 L3। तो इसको प्रूव करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि लाइन L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं और उसको L3 पे रख के सेटिस्फाई L3 को करवा देते हैं, तो पता चल जाता है कि L3 भी उस पॉइंट से पास करती है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्टूडेंट इसी टेक्निक को या ट्रिक को प्रेफर करता करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद करके रखने की जरूरत नहीं होती है। क्या करना है, L1 और L2 को सॉल्व करना है, x1 y1 या xy की वैल्यू निकालना है आपको इंटरसेक्शन का, उस वैल्यू को L3 की इक्वेशन में पुटअप करके सॉल्व कर देना है आपको। ठीक है, ओके सर। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट जो दिया जाता है जो उसको थोड़ी सी मतलब समझ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो इसी को करता है प्रेफर। दूसरा चीज क्या है, अगर डिटरमिनेंट के मेथड से करना है तो जो लाइन है तीन, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं, उनकी हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उनकी एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो सपोज आपकी जो लाइन्स है वो a1x b1y c1 इक्वल टू 0 है, a2x b2y c2 इक्वल टू 0 है, a3x b3y c3 इक्वल टू 0 है। ये तीन लाइन है आपके पास, तो इनसे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, इनकी उनसे क्या बोलते हैं, जो कोफिशिएंट टर्म्स है, वो डिटरमिनेंट आपकी बन जाएगी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मीनिंग हो जाए कि जो दी हुई लाइंस हैं, तीन लाइंस, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, दीज लाइंस विल रिप्रेजेंट, ठीक है, थ्री कंकरेंस लाइंस। ठीक है, थ्री कंकरेंस लाइंस। तो कई बार बच्चे जिसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटर नहीं होती है, वो इस क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाता है, तो उसके लिए भी है कि वो इसको डिटरमिनेंट के को बना के भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेता है वो कोऑर्डिनेट भी कर ही लेता है, तो दोनों में जो भी पसंद आए वो बच्चा कर सकता है। 1 और 2 को सॉल्व के इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल ले। सर हाँ, मैं इस वाले चैप्टर में मतलब उससे कर सकती हूँ? इस वाले नॉट। चैप्टर में आप इस वाले को प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, जब तक आपको लिखे ना डिटरमिनेंट के थ्रू, तब तक आप फ्री हो दोनों मेथड यूज करने के लिए। ठीक है, यस सर।
अगर वो लिखते बाय यूजिंग डिटरमिनेंट प्रूव दैट 3 लाइंस आर कंकरेंट, देन यू हैव नो वे except using the determinant. Okay, so therefore you need to know both the methods. ठीक है, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी और डिटरमिनेंट का भी। ठीक, एक्चुअली में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व करते हैं तो उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है ये, बाकी कुछ नहीं है। तो 3 लाइन कंकरेंस होंगी अगर उनके कोफिशिएंट से बने हुई डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो, मतलब जो डिटरमिनेंट है वो सिंगुलर हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? सिंगुलर हो जाए। इसी तरीके से जनरल और सेकेंडरी डिग्री जो इक्वेशन होता है उसका इक्वेशन होता है ax² प्लस by² प्लस 2hxy 2hxy प्लस 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is general secondary equation. It can represent pair of straight line. It can represent any other conic section. ठीक है, it can represent any other conic section like circle, like hyperbola, like parabola, like ellipse, etc. based on values of a, b, h, g and f. ठीक है, ओके। जनरल सेकेंडरी इक्वेशन है, लिखते कैसे? ax² by², उसके बाद एक्स वाई का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है, फिर वाई का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म है। तो ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए कंडीशन होगी, देखो ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। लिखते हैं ए बी और सी। क्या लिख दिया हमने? ए बी सी, मतलब x² कोफिशिएंट, y² कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। ये डायगोनल एलिमेंट बनाते हैं, इसी तरीके से इनको याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ए आपका x का कोफिशिएंट था, तो अगले जो टर्म आएंगे वो x वाले में ही टर्म आएंगे। तो अगले टर्म में x वाले में क्या है? h और g। अगले में h लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे g। नीचे b किसका टर्म है? y² का, तो b y² के लिए y के टर्म आएंगे। तो y के टर्म में देखो h है और f है, तो h और f यहाँ लिख दो। h यहाँ हो जाएगा, बची हुई जगह पे f हो जाएगा। c आपका कांस्टेंट टर्म है, क्या है? c आपका कांस्टेंट टर्म है। तो अब क्योंकि कांस्टेंट का और कुछ नहीं है, तो जो लोअर ऑर्डर के डिग्री के वैल्यूज है उनको लिख लो। क्या क्या है? g और f। तो इनको यहाँ पे नोट कर लो, कई बार जी एफ याद कर लेते हो। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए इस डिटरमिनेंट की, तो ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका डिटेल सोल्यूशन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया हुआ है कि कोई जनरल डिग्री सेकेंड इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा। तो वहां पे हमने देखा था, डी निकाला था, डी के साथ में y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ में उसको हमने वेरीफाई किया था। ठीक है, यहाँ के लिए ये कंडीशन याद रखना खाली सफिशिएंट हो जाएगी। ये डिटरमिनेंट याद करने में कई बार दिक्कत होती है बच्चों को, तो आप तरीका फॉलो करना। ए बी सी पे x² y² और कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स होते हैं। ए वाले के साथ में h के कांस्टेंट, h के कोफिशिएंट, बी वाले के साथ में आपके y के कोफिशिएंट, बाकी जी के साथ में आप सी के साथ में आपका जीएफ हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ में आपका जीएफ हो जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? आ गया सर। तो कुछ क्वेश्चन दे दे करने के लिए। यस सर। चलिए यहीं पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रायंगल के एरिया पे क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are
A 3,2, B 11,8 and C 8,12। ठीक है, Yes, sir. निकाल लो इसकी एरिया, बताओ कितना है। चलिए आज हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। तो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के उलट होता है, उससे बिल्कुल अलग होता है। मैट्रिक्स में इसका एक का रो दूसरे का कॉलम लेके मल्टीप्लाई करते थे, जबकि डिटरमिनेंट में आपका रो इनटू रो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, Okay. जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो पहला टर्म होगा वो इसके R1 को इसके R2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मिलेगा। R1 को इसके R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ये R1 का मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों के। तो क्या होगा, A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1 एंड C1 गामा 1। ये पहला एलिमेंट हो जाएगा पहले रो का। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसके R1 को इसके R2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। R1 R2 से मिलेगा, ये हो जाएगा A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2 C1 गामा 2। तीसरा एलिमेंट आपको R1 R3 से मल्टीप्लिकेशन करके मिलेगा, तो A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3 C1 गामा 3। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट स्टार्ट करेंगे तो अब इसका Yes, R2 sir. Yes, sir. मतलब वो इसके R2 R1 से मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1 C2 गामा 1। ये आपको मिल जाएगा R2 से A2 अल्फा 2 B2 बीटा 2 C2 गामा 2। ये मिल जाएगा R2 से A2 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3 प्लस C2 गामा 3। ये आपका मिल जाएगा R1 से A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1 C3 गामा 1। ये मिल जाएगा आपको A3 अल्फा 2 यानी कि R3 से A3 अल्फा 2 B3 बीटा 2 C3 गामा 2। ये आपको मिल जाएगा A3 अल्फा 3 मतलब R3 से मिलेगा B3 बीटा 3 C3 गामा 3। तो इस तरीके से अगर ऑर्डर ध्यान रखेंगे हम तो हम डिटरमिनेंट का भी मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, yes, sir. ठीक। Yes, sir. एक मिनट ही लिख रही हूँ. ये इसका एक प्रॉपर्टी है जो कि कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो जाता है तो कैलकुलेशन ना डायरेक्टली पूछ करके उस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछते। नोट कर लिया इतना। एक मिनट सर. मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल जी मेंस का पेट क्वेश्चन है।
अमूमन क्वेश्चन देता है, मल्टीप्लिकेशन पे देना है तो इसी टाइप का देगा वो। इफ A1 B1 C1 dot dot are respectively the cofactors of the elements A1 B1 C1 dot 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 of the determinant. Then delta is A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, and if this delta does not equal to 0, अगर डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये n तक जाए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये आपके नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट हो, देन जो डिटरमिनेंट इनके कोफैक्टर की बनेगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, जो इसकी वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, डेल्टा का स्क्वायर होगी। क्या होगी वो डेल्टा का स्क्वायर होगी, ठीक है। यस सर। ठीक, यस सर। अब देखते हैं इसी की कोरोलरी क्या है। यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है क्या, ये 3x3 है। अगर ये n×n हो तो क्या सिचुएशन बनेगी, फॉर n ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसकी जो वैल्यू है इसको डेल्टा सी कह सकते हैं, कोफैक्टर डिटरमिनेंट है ना, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफैक्टर्स, डेल्टा सी लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी लिख सकते हैं इसको पूरे को, ठीक है ना। फॉर n ऑर्डर डिटरमिनेंट डेल्टा सी विल बी डेल्टा ऑफ n-1 हो जाएगा, डेल्टा के पावर n-1। यहाँ पे 3x3 थी तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3-1, तो डेल्टा स्क्वायर हो गई है, ठीक है। 3x3 डिटरमिनेंट के कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बनाया तो उसकी वैल्यू जो आपकी ओरिजिनल डिटरमिनेंट थी उसकी स्क्वायर हो गई। तो अगर इसमें n ऑर्डर हो आपके इनिशियल डिटरमिनेंट का, तो आपका जो उसके कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो डेल्टा पावर n-1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यस सर। This property is very useful in अंडरस्टैंडिंग और इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट, क्योंकि कोफैक्टर से जो आपकी मैट्रिक्स बनती है और डिटरमिनेंट बनता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ही तो होता है ना। यस सर। आपको पता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ट्रांसपोज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक। तो इसी को एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से कि एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होगी, एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होगी, वो जो ए की वैल्यू है
उसके पावर n-1 होगी, where n is ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, है ना। ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं इस पे, थोड़ा लगेगा कि इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। नोट कर लिया इतना। Yes, sir. क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1x इक्वल टू 3, then find the value of x cube minus 1 0 x minus x power 4 0 x minus x power 4 x cube minus 1 x minus x power 4 x cube minus 1 एंड 0। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से देखें अगर हम, तो ये जो टर्म दिया हुआ है ये आपका a11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a11, यानी इसका अगर कोई फैक्टर निकालोगे इस एलिमेंट का तो x क्यूब माइनस 1 आएगा ये, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है a12 दिया हुआ है, कैसे, अगर आप इसका को फैक्टर निकालोगे तो आप देखो Yes, ध्यान से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो गिवन डिटर्मिनेंट इज एडजॉइंट ऑफ, है ना, क्या है ये, एडजॉइंट yes, ऑफ ए है, ठीक है। इफ ए इक्वल टू, आप इसको ले लो 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1x, देन जो दी हुई मैट्रिक्स बी है ये आपकी बन जाएगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 बन जाएगी ना। तो इसका मतलब जो b की वैल्यू होगी वो a की वैल्यू इसके पावर इसके आर्डर, तो इसका आर्डर 3 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगी, और a की वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है तो 3 के पावर 2 यानी 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको फाइंड आउट कर ले जाएं या पता कर ले जाएं कि ये इसके कोफैक्टर से बना हुआ डिटरमिनेंट है, तो हम इजीली जो है इसकी वैल्यू जो पीछे कोरोलरी दी हुई है या फार्मूला दिया हुआ है उसके यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक। अदरवाइज yes, sir. करके वैल्यू फाइंड करना एक डिफिकल्ट टास्क है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये होमवर्क है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है इसमें।
चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बहुत इजी है, बेहद इजी है, बस खाली तरीका पता हो तो बहुत इजीली कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो मेथड सीख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी डिफरेंशिएशन हमने बहुत किया नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक तो आता ही है ना, और नहीं तो जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तभी और अच्छे समझ में आएगा। अभी मेथड जान लेते हैं खाली, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट, ऑफ ए डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये कोई डिटरमिनेंट लैम्डा एक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम डिटरमिनेंट है, क्या है, मान लेते हैं ये C1 एंड C2, ठीक है, पर C1 एंड C2 डिनोट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, क्या है, C1 and C2 denotes, C1 and C2 denote first and second column respectively. Then differentiation can be written by dash x. इसका मतलब होता है d by dx ऑफ डेल x, ठीक है, इसी का मीनिंग होता है। इसकी जो वैल्यू होगी ध्यान रखना, बहुत यूनिक वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले C1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, C2 को कांस्टेंट रखेंगे और प्लस C1 को कांस्टेंट रखेंगे और C2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये x इंटू वाई टाइप वाली सिचुएशन होती है, मल्टीप्लीकेशन वाला चेन रूल जो था वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर ये आपकी रो मैट्रिक्स है डेल्टा इक्वल टू R1 R2 है, तो डेल्टा x जो होगा वो हो जाएगा, R1 को डिफरेंशिएट करेंगे और R2 को कांस्टेंट रखेंगे, एंड देन R1 को कांस्टेंट रखेंगे और R2 को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, ओके। Yes, sir. तो अब इसी तरीके से C1 C2 C3 होता, तो C1 का डिफरेंशिएशन C2 कांस्टेंट, फिर C2 का डिफरेंशिएशन C1 C3 कांस्टेंट, फिर C3 का डिफरेंशिएशन C1 और C2 कांस्टेंट, ठीक है। एन ऑर्डर का होता तो ये एन मैट्रिक्स, एन डिटरमिनेंट इसमें ऐड हो जाते हैं आपके, ठीक, नोट कर लिया। इसमें ध्यान रखना कि Yes, sir. कर लिया. जो C1 C2 C3 R1 R2 R3 ये सभी x के फंक्शन हैं, क्या है, x के फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इस पे छोटा सा कर लेते हैं ताकि मेथड क्लियर हो जाए। लेट डेल्टा x इक्वल टू साइन x log x e 1 by x है, x इज ग्रेटर देन 0, देन डेल्टा x कितना हो जाएगा, पहले चाहे कॉलम में कर लो चाहे रोज में कर लो, जिसमें भी करना उस तरीके से कर लो। तो हम कॉलम वाइज कर ले रहे हैं, तो पहले कॉलम C1 यानी या रो वाइज कर लेते हैं, कुछ भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किसी एक को डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉलम वाइज करेंगे तो ये अपना C1 हो जाएगा, ये अपना C2 हो जाएगा। तो पहले कॉलम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉलम 1 का ही पार्ट है, d बाई डी एक्स ऑफ ई, ये कांस्टेंट रखेंगे जैसा वैसे रखेंगे 1 बाई एक्स, प्लस अब C1 को कांस्टेंट रखेंगे साइन एक्स
ई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो साइन एक्स का cos एक्स होता है, ई कांस्टेंट होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये log x, ये 1 बाई एक्स रह जाएगा। ये इस बार कांस्टेंट था तो यही रह जाएगा। log x का 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स उसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो आइदर यू विल राइट दिस एज आंसर, और आप इनको जोड़ भी सकते हो शायद साथ में। तो राइट दिस एज द आंसर। ठीक, Yes, sir. ओके। ओके, ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन उसी का होगा जो कि कांस्टेंट ना हो, अदरवाइज उस कांस्टेंट टर्म का जीरो हो जाएगा। किसी भी कोई भी एक रो या कॉलम जीरो हो जाए तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है ना। चलिए, Yes, sir. इसी की प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, कि अगर कोई आपका फंक्शन या डिटरमिनेंट डेल्टा एक्स इक्वल टू ऐसे दी हुई हो, f1x, f2x, f3x, b1, b2, b3, c1, c2, c3 means where b's and c's are कांस्टेंट, तो मतलब इनको डिफरेंशिएट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, सिर्फ f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, ये ऐसे रह जाएंगे b1, b2, b3, c1, c2, c3। कोई बच्चा पूछ सकता है सर इसमें खाली r1 को आपने डिफरेंशिएट किया, r2 r3 क्यों नहीं किया? तो r2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 0 0 हो जाएगी, तो पूरी डिटरमिनेंट 0 बन जाएगी। r3 करेंगे तो 0 0 0 यानी वो भी 0 बन जाएगी। ठीक, अब इसका डबल डैश करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे हो जाएगा? तो सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डबल डैश एक्स हो जाएगा, f2 डबल डैश एक्स हो जाएगा, f3 डबल डैश एक्स हो जाएगा। ये जैसे ऐसे रह जाएगा b1, b2, b3, c1, c2, c3। ठीक, दिस इज योर। नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। और इफ y इक्वल टू sin x cos x x cos x minus sin x 1 sin x cos x and 1 फाइंड dy बाई dx, कैसे निकलेगा? dy बाई dx किसी भी रो या कॉलम को लेकर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी रो या कॉलम को लेकर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन एक्स cos x sin x है हमारे पास, तो चलो रो वाइज डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना। cos x माइनस साइन एक्स cos x x 1 1
प्लस सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स cos x sin x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। ये ऐसे सेम रह जाएगा 1 1 1। लास्ट वाले को डिफरेंशिएट कर लेते हैं डायरेक्टली। ये बन जाएगा साइन एक्स cos x एंड साइन x। ठीक है, लिखना ढंग से इसको। नेक्स्ट वाला बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स एंड cos x। x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 0 0 हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा। साथ में करके लिखो इसको तो क्या बन जाएगा, देखो साइन x का cos x होता है तो लिख दो cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस लिख दो, साइन का cos होता है। ये नीचे आपका ऑलरेडी cos x दिया है, माइनस साइन x दिया हुआ है, यहाँ पे cos x दिया हुआ है, x 1 1 दिया हुआ है, प्लस साइन x ऊपर ऐसे ही रहेगा, साइन x cos x साइन x। cos x का आपका होता है माइनस साइन x, माइनस लिख दो, और माइनस साइन x का आपका होता है माइनस cos x, और cos x का फिर आपका होता है माइनस साइन x। ये x हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी, साइन x cos x साइन x cos x माइनस साइन x cos x 1 0 0। अब ध्यान से देखें अगर हम, तो ये देखो इसका R1 और R2 इक्वल है ना, R1 R2 इक्वल, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो इसका भी R1 R2 इक्वल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। प्लस सिर्फ इसका एक्सपेंशन करना, तो प्लस माइनस प्लस प्लस 1 1 के रिस्पेक्ट पे एक्सपेंशन हो जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो cos स्क्वायर एक्स अंदर बचेगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो dy बाई dx इस तरीके से निकालें। ओके श्योर। हो गया। ठीक है, यस सर। ओके। इसमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ट्राई करना। क्वेश्चन है, if fx equal to x power n cos x sin x n factorial cos n pi by 2 sin n pi by 2 2 4 and 8, then find the value of dn dxn of fx at x equal to 0 with an element z। इसका आंसर जो है आपका वो दिया हुआ है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, if f g
and h are differentiable functions of x, and delta x is given as f g h f dash g dash h dash x cube f double dash का dash x cube g double dash का dash and x cube h double dash का dash। नहीं, ये ऐसे है, इसमें करेक्शन है। एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर एच डबल डैश। डेल्टा एक्स दिया हुआ है, देन फाइंड डेल्टा डैश एक्स। डेल्टा डैश एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि ये आएगी। ये भी करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये एक्स एफ है, ये एक्स जी है, ये एक्स एच का डैश है, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू एफ जी एच एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर एच डबल डैश। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, जो पहले लिख रहे थे वो इसका आंसर आएगा एक्चुअली में, एक्स क्यूब एफ डबल डैश डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश डैश। ये आपका आंसर प्रूव करना है आपको, ठीक। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बनाना नहीं बनेगा तुमको।